हमारी इस फास्ट पेस्ड दुनिया में ना अमीर होने का मतलब अक्सर क्या होता है? बड़ा बैंक बैलेंस, एक फैंसी जॉब टाइटल या फिर हमारी महंगी महंगी चीजें, राइट? लेकिन आज हम इस पुरानी सोच को थोड़ा चैलेंज करने वाले हैं। हम सच्ची दौलत का मतलब बिल्कुल नए सिरे से डिफाइन करेंगे। और इसके लिए हम फिलॉसफी, न्यूरोसाइंस और आज के बदलते लाइफस्टाइल ट्रेंड्स को यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। तो सबसे पहला सवाल यही आता है, आखिर सच्चे मायनों में अमीर होना क्या है? चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत बड़े शहर में एक करोड़पति रहता था। उसका बस एक ही उसूल था लाइफ में, टाइम इज मनी। वो एक सिंगल सेकंड भी बर्बाद नहीं करता था। एक दिन वो अपनी चमचमाती महंगी कार में एक गांव से गुजर रहा था कि अचानक उसकी कार खराब हो गई। अब मैकेनिक को आने में कम से कम 2 घंटे लगने वाले थे। करोड़पति एकदम गुस्से में आया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं पास में एक बुढ़ा आदमी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा सुकून से धूप सेक रहा था और एक पुराना गाना गुनगुना रहा था। करोड़पति से रहा नहीं गया। उसने पूछा, बड़े मियाँ, आप दिन भर यहाँ ऐसे ही बैठे रहते हैं? कुछ काम क्यों नहीं करते? पैसे कमाओ, बड़ा घर बनाओ। बुढ़ा मुस्कुराकर बोला, बाबूजी, पैसा कमाकर क्या होगा? करोड़पति बोला, अरे पैसा होगा तो आप सुकून से बैठ सकेंगे, मेरी तरह बड़ी कार में घूमेंगे और आराम करेंगे। बुढ़ा धीरे से हंसा और बोला, बाबूजी, वही तो मैं अभी कर रहा हूँ, सुकून से बैठा हूँ, धूप का मजा ले रहा हूँ। आपके पास इतना पैसा है, फिर भी आप गुस्से में हैं और परेशान हैं। तो आप ही बताइए, आखिर अमीर कौन? करोड़पति एकदम चुप। उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। उसने महसूस किया कि वो जिस सुकून को पाने के लिए करोड़ों कमा रहा था, वो सुकून तो उस बुढ़े के पास बिना 1 रुपए के भी था। दौलत को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदलता है, इस पर एक और बहुत ही कमाल की कहानी है। होता क्या है कि एक बहुत अमीर पिता तय करता है कि वो अपने छोटे बेटे को एक गरीब किसान के गांव ले जाएगा। उसका मकसद क्या था? वो चाहता था कि उसका बेटा देखे कि दूसरे लोग कितने कोट अनकोट बदकिस्मत और गरीब हैं, ताकि जब वो बच्चा वापस आए ना, तो अपनी लग्जरियस और प्रिविलेज्ड लाइफ की थोड़ी वैल्यू समझे। उन्होंने कुछ दिन उस किसान परिवार के साथ गुजारे और उनका पूरा रहन सहन देखा। लेकिन जब वो वापस आए तो उस बच्चे के नजरिए में एक इतना बड़ा ट्विस्ट था जो उसके बाप ने कभी सोचा भी नहीं होगा। बच्चे ने गरीबी तो देखी ही नहीं। उसने अपने अमीर घर और उस गांव की चीजों को उल्टा कंपेयर करना शुरू कर दिया। उसने अपने पिता से कहा, डैड, हमारे पास तो सिर्फ एक कुत्ता है पर उनके पास 4 है। हमारे यार्ड में एक छोटा सा पूल है पर उनके पास एक ऐसी नदी है जिसका कोई अंत ही नहीं है। और वो बच्चा यहीं नहीं रुका। उसने आगे कहा कि रात को देखने के लिए हमें एक्सपेंसिव आउटडोर लाइट्स चलानी पड़ती हैं, पर उन गांव वालों के पास पूरा खुला आसमान और करोड़ों चमकते सितारे हैं। हम अपना खाना खरीदते हैं, जबकि वो गांव वाले अपना खाना खुद उगाते हैं। और सबसे कमाल की बात जो उसने नोटिस की, उसने कहा कि हमारे अमीर घर को सेफ रखने के लिए हमने बड़ी बड़ी दीवारें और फेंसेस बनाई हैं, पर उन गांव वालों को इसकी जरूरत ही नहीं थी। उनके पास सच्चे दोस्तों की एक ऐसी बढ़िया कम्युनिटी थी जो एक दूसरे की हिफाजत खुद करती थी। पीता पूरी तरह से हैरान और चुप था। उस छोटे बच्चे ने अपनी बात एक ऐसी लाइन के साथ खत्म की जो लिटरली सीधे दिल पर लगती है। थैंक्स डैड, मुझे ये दिखाने के लिए कि हम कितने गरीब हैं। सच अ पावरफुल रियलाइजेशन, राइट? सच तो ये है कि असली वेल्थ हमारे नजरिए पर डिपेंड करती है, हमारे बैंक अकाउंट पर नहीं। उस बच्चे ने ये समझ लिया था कि आज़ादी, नेचर से जुड़ाव और एक अच्छी कम्युनिटी, ये दौलत के वो रूप हैं जिन्हें पैसा कभी खरीद ही नहीं सकता। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि यार ये सब बस सुनने में अच्छी लगने वाली कहानियां हैं, रियल लाइफ में ऐसा कहाँ होता है? लेकिन मॉडर्न रिसर्च बताती है कि आज की जनरेशन सच में इस बदलाव को अपनी जिंदगी में ला रही है। यंग लोग अब शहरों की इस स्ट्रेस भरी फास्ट लाइफ से दूर भाग रहे हैं और रूरल शांत जगहों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और वो वहाँ कोई बड़े कॉर्पोरेट फार्म्स खोलने नहीं जा रहे। वो जानबूझकर एक हेल्दी और सिंपल लाइफस्टाइल चुन रहे हैं। किसी कॉर्पोरेट लैडर को चढ़ने के बजाय वो अपनी मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग को प्रायोरिटी दे रहे हैं। वो रोज के प्रेशर के बदले सुकून चुन रहे हैं। मार्गरेट बोनानो का एक बहुत ही खूबसूरत थॉट है। उन्होंने कहा था, बीइंग रिच इज हैविंग मनी, बीइंग वेल्दी इज हैविंग टाइम। एक सेकंड रुककर इस बारे में सोचिए। ये हमारी दोनों कहानियों का एग्जैक्ट निचोड़ है। अगर आपके पास वो सब कुछ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सबसे जरूरी बात, उसे एंजॉय करने के लिए वक्त है, तो माय फ्रेंड, आप पहले से ही वेल्दी हैं। और एग्जैक्टली यही माइंडसेट सिंपल लिविंग की बुनियाद है। ये कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि एक डिलिब्रेट लाइफस्टाइल चॉइस है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अपनी जिंदगी को थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड बनाएं, कम चीजें जमा करें, अपने कंजम्पशन को घटाएं और इस टेक्नोलॉजी का यूज थोड़ा लिमिट करें। पर ऐसा क्यों? क्योंकि स्टडीज साफ साबित करती हैं कि इस कंज्यूमरिज्म के जाल से बाहर निकलना और अपनी ज़रूरतों को लिमिट करना हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को बहुत हद तक कम करता है और मेंटल पीस बढ़ाता है।
और आपको क्या लगता है ये कोई आजकल का नया इंटरनेट ट्रेंड है? बिल्कुल नहीं। ये एक सदियों पुरानी विजडम है। अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाएं, तो देखेंगे कि गौतम बुद्धा ने मटेरियल वेल्थ से कहीं ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ को अहमियत दी थी। 19वीं सेंचुरी में हेनरी डेविड थोरो ने वॉल्डन पॉन्ड में अपने सिंपल लिविंग एक्सपेरिमेंट को पूरी दुनिया के सामने रखा। और फिर 20वीं सेंचुरी में महात्मा गांधी ने सिंप्लिसिटी और सेल्फ सफिशिएंसी यानी आत्मनिर्भरता को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। हिस्ट्री के सबसे महान लोगों ने हमेशा ये समझा है कि जिंदगी में लेस इज एक्चुअली मोर। चलिए अब फिलॉसफी से थोड़ा आगे बढ़कर हार्ड साइंस की बात करते हैं। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस की मॉडर्न रिसर्च ने साबित किया है कि ग्रैटिट्यूड यानी जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना, बिल्कुल उस गांव वाले बच्चे की तरह, ये हमारे फिजिकल ब्रेन को सच में बदल देता है। मतलब दौलत अब सिर्फ एक माइंडसेट नहीं रहा, ये एक्सप्लिसिटली एक न्यूरोबायोलॉजिकल स्टेट भी है। अमेजिंग राइट? ये सारी रिसर्च ना पॉजिटिव साइकोलॉजी की फील्ड में आती है। देखिए, ट्रेडिशनल साइकोलॉजी अक्सर इस बात पर फोकस करती है कि इंसान के अंदर क्या खराब है, जैसे डिप्रेशन या एंग्जाइटी को कैसे ठीक करना है। लेकिन पॉजिटिव साइकोलॉजी साइंटिफिकली इस बात पर स्टडी करती है कि हमारे अंदर क्या सही है। ये उन फैक्टर्स को ढूंढती है जो हमें खुशी देते हैं, हमारी लाइफ को एक मीनिंग देते हैं और हमें ट्रूली फ्लरिश करने में मदद करते हैं। और ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करने के नतीजे सच में चौंकाने वाले हैं। साइंस बताती है कि एक्टिवली थैंकफुलनेस प्रैक्टिस करने से ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल्स नेचुरली बढ़ते हैं और ये वही फील गुड केमिकल है जिसे कई एंटी डिप्रेसेंट्स टारगेट करते हैं। पर यहाँ ये बिना किसी दवाई के हो रहा है। ये जलन, निराशा और गुस्से जैसे टॉक्सिक इमोशंस को कम करता है। इससे हम अपनी कम्युनिटी से और ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमें मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे अंधा भागने के स्ट्रेस से बचाता है। तो अब सवाल आता है कि हम अपने अंदर इस न्यूरोकेमिकल वेल्थ को कैसे डेवलप कर सकते हैं। साइंस बैक्ड सबसे आसान तरीकों में से एक है 3 गुड थिंग्स एक्सरसाइज। ये बहुत ही सिंपल है। रोज रात को सोने से पहले उस दिन की 3 अच्छी बातें लिखिए। ऐसा लगातार 1 हफ्ते तक कीजिए। रिजल्ट जानते हैं। पार्टिसिपेंट्स में डिप्रेसिव सिम्टम्स पूरे 6 महीने तक कम देखे गए थे। ये बस एक छोटा सा प्रैक्टिकल स्टेप है जो आपको लॉन्ग लास्टिंग साइकोलॉजिकल वेल्थ दे सकता है। रिसर्चर्स ने ये भी ढूंढा कि ग्रैटिट्यूड बेसिकली एक मोरल बैरोमीटर की तरह काम करता है। इसका मतलब है कि जब हम ग्रेटफुल होते हैं ना, तो हम इस बात पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं कि दूसरे हमारे साथ कितना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, और ये चीज हमें भी दूसरों के साथ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करती है। जेनरोसिटी और कम्युनिटी का एक बहुत ही प्यारा सा पॉजिटिव लूप बन जाता है, बिल्कुल उस बूढ़े आदमी की तरह जो जिंदगी से मुतमईन था, या उन गांव वालों की तरह जो बिना किसी दीवार के एक दूसरे की हिफाजत करते थे। अब उस सैटिस्फाइंग और कनेक्टेड लाइफस्टाइल को जरा इस आंकड़े के साथ कंपेयर कीजिए। 95 फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि फाइनेंशियल ट्रेडिंग से अमीर बनने की कोशिश करने वाले 95% लोग फेल हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागना एक एंडलेस रेस है। ज्यादातर लोगों के लिए बस स्क्रीन पर नंबर्स चेस करना आखिर में सिर्फ स्ट्रेस, एंजाइटी और खालीपन ही लाता है। इस डिफरेंस को और अच्छे से समझने के लिए एक मशहूर बिब्लिकल कहानी देखते हैं, द विडोज 2 कॉइन्स। होता क्या है कि एक बार अमीर लोग मंदिर के खजाने में अपने एक्स्ट्रा पैसों का एक बड़ा हिस्सा दान कर रहे थे। तभी एक गरीब विधवा आती है और 2 बहुत ही छोटे सिक्के डालती है, जो कि उसकी पूरी जमा पूंजी थी। लेकिन फिर भी उस विधवा को सबसे बड़ा दान देने वाली बताया गया। क्यों? क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल जनरोसिटी और चीजों से लगाव ना होने की वजह से उसके वो 2 सिक्के उन अमीरों के सरप्लस से कहीं कहीं ज्यादा कीमती थे। अगर हम मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल वेल्थ को आपस में कंपेयर करें, तो मटेरियल वेल्थ में हम अक्सर अपने बचे हुए हिस्से से देते हैं। इसमें हमेशा और पाने की एक एंजाइटी जुड़ी होती है और इसे सिर्फ उसकी मॉनेटरी वैल्यू से जज किया जाता है। दूसरी तरफ स्पिरिचुअल वेल्थ पूरी जनरोसिटी के बारे में है। इसमें एक गहरा सुकून होता है, मटेरियलिज्म से एक डिटैचमेंट होती है और ये आपकी नीयत से जज की जाती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमें अपना सब कुछ बेच देना चाहिए और पहाड़ों पे चले जाना चाहिए, लेकिन ये हमें जरूर सिखाता है कि सच्ची आज़ादी अपनी ही दौलत का गुलाम ना बनने में है। और साइंस भी अब पूरी तरह इस बात को मानती है। रिसर्च कंक्लूड करती है कि जो लोग जेन्युइनली ग्रेटफुल होते हैं, उनकी खुशी में मटेरियल सक्सेस का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता। जब आप अपने पास जो है उसकी कदर करना सीख लेते हैं, चाहे वो खुले सितारे हों, बहती नदियां हों, अच्छे दोस्त हों या आपका वक्त हो, तो आप उस गांव वाले बच्चे की तरह दुनिया के सबसे स्ट्रेस्ड करोड़पति से भी कई ज्यादा अमीर बन जाते हैं।
तो आज के इस विश्लेषण को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं और मैं चाहती हूँ आप इस पर सच में सोचें। क्या आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं या अपने वक्त के? क्या आप आने वाले कल के किसी बैंक बैलेंस के लिए अपने आज का सुकून, अपने रिश्ते और अपनी छोटी छोटी खुशियां कुर्बान तो नहीं कर रहे? मुझे उम्मीद है कि आज की इन बातों से आपको वेल्थ का अपना एक नया मतलब ढूंढने में जरूर मदद मिलेगी। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और सबसे जरूरी बात, जो आपके पास आज है ना, उसकी अहमियत को समझिए।